दोस्तों, आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है जिसकी जो शुरुआत होती है ये होती है दोस्तों राजस्थान से। दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक हैरोड नाम का गांव पड़ता है और दोस्तों इसी हैरोड गांव का रहने वाला गंगाराम गंगाराम की दोस्तों इस गांव के अंदर एक आलीशान और बहुत ही बड़ी कपड़े की दुकान होती है। दोस्तों, गंगाराम का जो स्वभाव था वो काफी ज्यादा अच्छा था और गंगाराम जो था दोस्तों वह उचित दाम पर अपने कपड़ों को बेचा करता था और इसी कारण दोस्तों गांव के जो सभी लोग थे जो महिलाएं जो थी वह गंगाराम की दुकान पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में कपड़े खरीदने के लिए आया करती थी। लेकिन दोस्तों इस गंगाराम के अंदर सिर्फ एक ही कमी होती है। गंगाराम जो था वो सिगरेट पीने का बहुत ही ज्यादा आदी होती है और उसको कहीं ना कहीं रोजाना दोस्तों रोजाना 2 से 3 सिगरेट के डब्बों को खाली कर दिया करता था, जिसके कारण गंगाराम के शरीर के अंदर शारीरिक जो कमजोरी है वो काफी ज्यादा पैदा हो जाती है। दोस्तों, गंगाराम के परिवार में एक इसकी धर्म पत्नी भी होती है जिसका कि नाम दोस्तों रचना देवी होता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये रचना देवी थी वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत, सुंदर और नौजवान महिला होती है। और दोस्तों जब भी गंगाराम किसी आवश्यक काम से अपने घर से बाहर चला जाता था तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये गंगाराम की पत्नी थी रचना देवी वही दुकान पे बैठा करती थी, यानी कि उस दिन दुकान पे जाके रचना देवी बैठ जाया करती थी। अब दोस्तों जैसे ही रचना देवी दुकान पे जाके बैठती थी तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि गांव के जितने भी नौजवान मर्द थे वह सभी लोग काफी ज्यादा संख्या में आ जाया करते थे और वहां से काफी ज्यादा कपड़े भी खरीदा करते थे। लेकिन दोस्तों ये जो रचना देवी थी यह एक ऐसी महिला होती है जो कि नौजवान मर्दों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाया करती थी और जहां भी रचना देवी को कोई नौजवान लड़का या हैंडसम मर्द दिखाई दिया करता था तो ये महिला उसी की तरफ आकर्षित हो जाया करती थी। कुल मिला के दोस्तों बात बताई जाए तो रचना देवी का जो चाल चलन और चरित्र था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जिसके कारण दोस्तों आने वाले समय में यह रचना देवी 2 से 3 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे समय गुजर जाने के बाद अब गंगाराम के शरीर के अंदर इतनी ज्यादा कमजोरी पैदा हो जाती है कि गंगाराम अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता है, यानी कि अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता है, जिसके कारण जो ये रचना देवी होती है ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, काफी ज्यादा उदास रहने लग जाती है और अपने आप को काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगती है। लेकिन दोस्तों रचना देवी अपने मन में विचार करती है कि अगर उसका पति उसको पति का सुख नहीं दे पाता है तो अब रचना देवी गलत रास्ते पर चलने को तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो गंगाराम जो था ये अपनी पत्नी से कहने लगता है मुझे दुकान पर एक नौकर की बहुत ही ज्यादा आवश्यक है क्योंकि मुझसे वहां पे ज्यादा काम नहीं होता और जब ज्यादा संख्या में ग्राहक कपड़े खरीदने के लिए आ जाते हैं तो मुझसे संभलता नहीं है, इसलिए मुझे दुकान पे एक नौकर की काफी आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो ये रचना देवी है अपने पति से कहने लगती है कि तुम ऐसा करो कि अपने गांव में से ही किसी लड़के को अपनी दुकान पे नौकर रख लो। अब यहाँ पे दोस्तों जो ये गंगाराम जो था ये अपनी पत्नी रचना से कहता है कि तुम सही कह रही हो, चाहे मुझे अपने गांव से ही किसी एक लड़के को रख लेना चाहिए। अब इतना बात हो जाने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये गंगाराम था ये चला जाता है अपने गांव में एक लड़का देखने के लिए, अपनी दुकान पे काम करने के लिए। दोस्तों पूरे गांव में घूम आता है लेकिन दोस्तों गंगाराम को कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता है जो कि गंगाराम की दुकान में नौकर बन के काम करे। अब दोस्तों यही बात आकर के जो ये गंगाराम है आकर के अपनी पत्नी को बताता है कि मुझे तो कोई भी लड़का नहीं मिला। तो यहाँ पे जो ये रचना देवी है अपने पति गंगाराम से कहती है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मुझे कोई लड़का दिखाई देगा तो मैं तुमको जरूर बता दूंगी। अब दोस्तों ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक तारीख आ ही जाती है जिस तारीख का नाम था 10 मई 2026 का दिन था। सुबह करीबन 8 बजे का समय होता है। गंगाराम अपनी पत्नी रचना देवी से कहता है कि आज मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि दुकान में जो कपड़े का सामान है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और मैं कपड़ा खरीदने के लिए 2 से 3 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और साथ में दुकान को भी संभाल लेना। तभी इसकी पत्नी जो थी वह कहती है कि मैं दुकान के कामकाज अच्छे तरीके से संभाल लूंगी और जिस दिन मैं दुकान खोलती हूँ उस दिन बहुत ही ज्यादा ग्राहक दुकान पे आते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों इसका पति जो था वो हंसते मुस्कुराते हुए अपने पत्नी से कहता है कि ठीक है,
मैं दिल्ली जा रहा हूँ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और ये दो चार पांच बातें कहने के बाद जो ये गंगाराम है उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों कुछ समय गुजर जाने के बाद गंगाराम की पत्नी रचना देवी भी अपनी दुकान पर चली जाती है और जाके दुकान खोल देती है और दुकान की साफ सफाई करना शुरू कर देती है। तो उसी समय दो चार ग्राहक भी आते हैं और उसके बाद जो ये महिला रचना देवी होती है उन ग्राहकों को कुछ कपड़े बेच देती है। 1 घंटे का समय गुजर जाता है तो उसी समय इस दुकान के पास के ही कारखाने का एक हैंडसम और नौजवान मर्द आ जाता है। अगर उस लड़के का नाम की बात करूं तो दोस्तों उसका नाम कार्तिक होता है और कार्तिक हैंडसम नौजवान 6 फीट का हट्टा कट्टा लड़का होता है। और जैसे ही कार्तिक इसके दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो कार्तिक की नजरें इस खूबसूरत महिला की खूबसूरती और जवानी पे पड़ती है। तो कार्तिक इस महिला के ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही इस महिला रचना देवी की नजर इस कार्तिक नाम के मजदूर पे पड़ती है तो रचना भी दोस्तों इसकी कद और काठी को देख के हकी बकी रह जाती है और रचना अपने मन में सोचने लग जाती है कि लड़का तो बड़ा हैंडसम और नौजवान है। ये कार्तिक नाम का लड़का को रचना देवी कहने लगती है कि मुझे आपको 2 जोड़ी कपड़े खरीदने हैं, मुझे 2 पैंट चाहिए और 2 ही शर्ट दिखा दो। अब रचना देवी जो थी वो हंसती मुस्कुराते हुए इस लड़के के सामने 2 4 पैंट रख देती है और 2 4 शर्ट भी रख देती है। और अब इसके बाद ये लड़का कार्तिक उनमें से 2 जोड़ी कपड़ों को पसंद कर लेता है और कार्तिक का पूछने लग जाता है कि इन 2 जोड़ी कपड़ों का दाम क्या है। तभी दोस्तों जो ये अर्चना महिला थी ये कहती है कि ये 2 जोड़ी कपड़े लगभग 2000 के हैं, लेकिन कार्तिक की नजर उस महिला की खूबसूरती और जवानी पर टिकी हुई थी। कार्तिक इसकी खूबसूरती को देखते हुए कहने लगता है कि मैं तो कारखाने में काम करने वाला मजदूर हूँ, महंगे कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता और ना ही मेरी इतनी औकात है। इस बात को सुनकर दोस्तों जो ये रचना देवी होती है वह कहने लगती है कि इससे कुछ भी कम नहीं हो सकता है। और दोस्तों जब लड़का ज्यादा कोशिश करने लगता है और जब रचना को जैसे ही पता चलता है कि यह कोई मजदूर है तो रचना अब एक ही बात सोचने लग जाती है कि अब इस लड़के को मैं अपनी दुकान पर नौकर रख लेती हूँ। ये दुकान के कामकाज काफी अच्छे तरीके से करेगा और मेरा ख्याल भी रखेगा। अब रचना देवी के मन में ऐसे ऐसे विचार आने लग जाते हैं। तो दोस्तों जो ये रचना देवी थी कहने लगती है कि ये 2 जोड़ी कपड़े हैं मैं तुम्हें फ्री में दे सकती हूँ। ये बात जब इस लड़के को कही जाती है तो यह कार्तिक लड़का जो था वह कहता है कि आखिर मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों। तब ये रचना देवी कहती है कि ये मेहरबानी नहीं है, तुम कारखाने में काम करना छोड़ दो और तुम ऐसा करो कि मेरी दुकान पर नौकरी करना शुरू कर दो। तुम्हें कारखाने से जितने पैसे मिलते हैं उनसे थोड़े ज्यादा ही पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों जैसे ही ये बात लड़के कार्तिक से कही जाती है तो कार्तिक को ये बात काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और अब कार्तिक जो था वह कहने लगता है कि अगर मुझे कारखाने से ज्यादा पैसे आपके पास मिलते हैं तो मैं आपके पास काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके दुकान पे काम करने के लिए कल से ही आ जाऊंगा। अब यहाँ रचना देवी जो थी हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि कल से क्यों, तुम आज से ही मेरी दुकान पे काम काज करना शुरू कर दो। लड़का जो ये कार्तिक था वो कहने लगता है कि देखो मेरे पास रहने के लिए कोई भी कमरा नहीं है और आखिर मैं अपना समय कहाँ पे गुजारूंगा, क्योंकि मैं जिस कारखाने में काम करता हूँ उसी कारखाने में मेरे रहने और सोने की व्यवस्था है। तभी जो ये अर्चना देवी थी कहती है कि देखो मेरे घर में बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं और एक कमरे में तुम भी चाहो तो रह लेना। अब दोस्तों ये महिला जो थी वह सारी बातों को इस लड़के से कहने लगती है। तो जो ये लड़का था कार्तिक इस महिला की सारी बातों को सुन करके काम करने के लिए तैयार हो जाता है और ये महिला जो थी अर्चना देवी इस लड़के को नौकरी दे देती है, यानी कि अपनी दुकान पे परमानेंट नौकर रख लेती है। अब दोस्तों ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ये कार्तिक जो था वो लगभग शाम को 6 बजे तक दुकान पे काम करता था। और उसके बाद दोस्तों ये लड़का जो था कार्तिक मालकिन रचना देवी से कहने लगता है कि मालकिन जी मुझे कारखाने में जाना होगा क्योंकि मेरा वहाँ पे सामान पड़ा है और मैं अपने सारे सामान उठा करके ले आता हूँ, उसके बाद आपके घर में चलते हैं। महिला हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम कारखाने में चले जाओ और अपने सारे सामान उठा करके मेरी दुकान पर ले करके आओ। अब उसी समय कार्तिक दुकान से बाहर निकलता है, कारखाने में जाता है और कारखाने के मालिक से मिलता है। वहां पे जो उसका हिसाब किताब था पुराना उसको करता है और अपने सारे पैसे ले लेता है और अब उसके बाद अपने कमरे से सारा सामान ले करके इस अर्चना महिला की दुकान पे आ जाता है। और दोस्तों लगभग करीबन 7 साढ़े 7 बजे का समय हो जाता है। कार्तिक जो था वो पूछने लगता है कि मालकिन दुकान कितने बजे बंद होती है। तभी ये महिला जो थी वो बोलती है कि वैसे तो हम लोग दुकान 9:30 10 बजे बंद करते हैं, लेकिन आज हम लोग दुकान 8 बजे बंद कर देंगे और उसके बाद तू मेरे साथ मेरे घर पे चलना। अब जैसे ही दोस्तों रात्रि के 8 बजे का समय हो जाता है
तो ये अर्चना देवी जो थी वो अपने दुकान को बंद कर देती है और इस लड़के कार्तिक को लेके अपने घर को चली जाती है। अपने घर पर ले जाने के बाद दोस्तों इसको एक कमरा भी दे देती है और उसके बाद रचना देवी अपने लिए खाना तैयार करती है और इस लड़के कार्तिक के लिए भी खाना तैयार करती है। लेकिन कार्तिक की नज़रें तो अपने मालकिन की खूबसूरती पर टिक चुकी थी, यानी कि दोस्तों जो ये लड़का था कार्तिक, ये जो इसकी मालकिन थी रचना देवी, इसकी खूबसूरती पर टिक चुकी थी। लेकिन यहाँ रचना देवी भी कुछ कम नहीं होती। रचना देवी आज की रात मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बहुत ही बड़ा कांड करने वाली थी। अब रचना और साथ में नौकर यह कार्तिक दोनों ही साथ में खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद कार्तिक अपने कमरे में जा करके लेट जाता है और जो यह मालकिन रचना होती है यह अपने कमरे में जा करके लेट जाती है। रात करीबन 10:30 बजे का समय हो जाता है। रचना देवी जो थी वह अपने मन में सोचने लग जाती है कि आज उसका पति घर पे नहीं है, वह बिल्कुल ही अकेली है, तो क्यों ना आज इस नौकर का फायदा उठा लिया जाए। अब इसके बाद रचना देवी उसी समय अपने कमरे से बाहर निकलती है और नौकर कार्तिक के कमरे में चली जाती है और जा करके कहने लगती है कि देखो आज रात मेरा पति घर पे नहीं है, मैं घर पे बिल्कुल ही अकेली हूँ, तो तुम चाहो तो मेरे साथ में वक्त गुजार सकते हो। और जब दोस्तों ये बातें कार्तिक से कही जाती है तो कार्तिक हंसते मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं मालकिन, मैं आपके साथ समय बिताने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी कुछ शर्तों को माननी होंगी। अब दोस्तों ये महिला जो थी वो पूछती है तो कहता है, महिला कहती है कि मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। लड़का सब कुछ समझ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। ये लड़का इस महिला से 4 कदम आगे होता है। ये अर्चना कहती है कि मैं तुमको अभी 3,000 रुपये दे देती हूँ। अर्चना उसी समय इस लड़के को 3,000 रुपये दे देती है और उसके बाद ये लड़का उसी समय इस महिला का हाथ पकड़ के बिस्तर पर ले जाता है और उसके बाद इन दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाता है और ये दोनों मिल करके अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। और जब दोस्तों इन दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो दोस्तों ये महिला जो थी वह कहने लगती है कि तुम्हें पैसा के लिए किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें पैसा देती रहूंगी, लेकिन तुमको मुझे खुश रखना पड़ेगा। अब दोस्तों जो यह लड़का कार्तिक था वह इस महिला से कहता है कि मालकिन आपको फिक्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं हमेशा आपकी खुशियों का ख्याल रखूंगा। और अब इसके बाद दोस्तों ऐसे ही समय बीतने लगता है और पूरी रात ये दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले समय के अंदर यही नौकर कार्तिक इस रचना देवी के घर में एक ऐसा कांड करने वाला था जिसके बारे में रचना ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों होता क्या है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रचना देवी की जो माँ थी वह रचना से मिलने के लिए रचना देवी के घर पे आ जाती है, जिसकी दोस्तों अगर मैं उम्र की बात करूं तो उसकी उम्र दोस्तों लगभग 65 से 70 साल की करीब उस बूढ़ी औरत की उम्र थी। और उस बूढ़ी औरत का नाम दोस्तों लक्ष्मी देवी था। दोस्तों जो ये लक्ष्मा देवी थी यह अपनी बेटी रचना देवी के घर पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी, क्योंकि दोस्तों जो ये लक्ष्मा देवी के जो ये 2 बेटे थे वह अपनी पत्नियों को लेकर के बम्बई में जहां पर वह काम करते थे वहीं पे चले गए थे। और ये जो लक्ष्मा देवी जो थी यह दोस्तों अपने घर पर बिल्कुल ही अकेली पड़ चुकी थी, इसको यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और ना ही दोस्तों इसको खाना बना के कोई खिलाने वाला था। तो ये जो लक्ष्मा देवी है क्या करती है कि कुछ दिनों के लिए सोचती है कि अपनी बेटी रचना के पास चली जाऊं, तो अपनी बेटी रचना देवी को फोन करके अपने बेटों के बारे में बताती है। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि बेटी और माँ का रिश्ता एक अलग ही होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब रचना देवी अपनी माँ के इस कहानी को सुनती है तो अपने माँ से कहने लगती है कि माँ कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा करो मेरे घर पे रहने के लिए आ जाओ। अब दोस्तों होता यह है कि इस बात को सुनने के बाद रचना देवी की माँ जो थी वो भी सोचती है कि मेरी बेटी भी ठीक बोल रही है, चलो कुछ दिन जा करके मैं अपनी बेटी के यहाँ ही रह लेती हूँ। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये लक्ष्मा देवी है ये अब रहने के लिए अपनी बेटी रचना देवी के घर पे आ जाती है। रचना देवी जो थी दोस्तों वह अपनी माँ को देखकर अपनी माँ को अपने पास रख करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ऐसी कोई समस्या नहीं थी रचना देवी को अपनी माँ के आने से, क्योंकि दोस्तों माँ तो माँ ही होती है। और अब ऐसे ही समय बीतने लगता है धीरे धीरे और रचना देवी अपने माँ अपने पति और घर के नौकर के साथ बड़ी ही हंसी खुशी के साथ समय बिताने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक दिन जो ये रचना देवी का पति था ये दुकान पे सामान खत्म होने के लिए और कल दोस्तों कल लगभग अक्सर दिल्ली सामान लेने के लिए जाया करता था। तो दिल्ली उस दिन रचना देवी का पति कपड़ा खरीदने के लिए दिल्ली शहर के अंदर चला जाता है।
और उस दिन दोस्तों रचना देवी घर पे अकेली होती है। दिन में तो दुकान संभालती है और शाम के समय दोस्तों अपनी माँ के साथ अपने कमरे में सो रही थी। लेकिन दोस्तों रचना देवी का पति जब घर पे नहीं होता है तो जो ये रचना देवी है उस दिन अपने नौकर से मुलाकात किया करती थी। लेकिन दोस्तों उस दिन इसके घर पे माँ थी और रचना देवी को पता नहीं था कि आज के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। दरअसल दोस्तों जैसे ही रात्रि के करीबन 12 बजे का समय होता है तो रचना देवी को पता चलता है कि जो मेरी माँ है वो सो चुकी है। तो रचना देवी अपने कमरे से उठती है और अपने कमरे से उठने के बाद अपने नौकर के कमरे में आ जाती है और दोस्तों नौकर के कमरे में आने के बाद कार्तिक के साथ समय बिताने लगती है और अपने जो गलत रिश्ते हैं उसे कायम करने लगती है। लेकिन दोस्तों रचना देवी नहीं जानती थी कि आज के इस कारनामे के बारे में मेरी माँ को सब कुछ पता चल जाएगा। अब दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, जो ये रचना देवी की माँ थी लक्ष्मा देवी, उसको कैसे भी करके इसकी नींद खुल जाती है। और जैसे ही दोस्तों नींद खुलती है तो लक्ष्मा देवी देखती है कि उसकी जो बेटी है रचना देवी वह उसके कमरे में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे लक्ष्मा देवी सोचने लगती है कि यार बेटी तो मेरे साथ कमरे में सोई थी, तो आखिर इतनी रात को वहाँ कहाँ चली गई है। हो सकता है कि बाथरूम उथरूम करने गई हो। लेकिन दोस्तों उसी समय करीबन 10 से 15 मिनट का समय बीत जाता है और जब रचना देवी इसकी माँ के पास नहीं आती है तो यहाँ पर दोस्तों लक्ष्मा देवी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को आवाज़ लगाते लगाते ढूंढते ढूंढते पूरे घर में घूम लेती है। लेकिन दोस्तों लक्ष्मा देवी को क्या पता था कि उसकी बेटी नौकर के साथ क्या क्या कर रही है। तो आखिर में ढूंढते ढूंढते जो ये लक्ष्मा देवी है वो नौकर के कमरे के सामने आकर के खड़ी हो जाती है और जैसे ही नौकर के कमरे के सामने आकर के खड़ी होती है तो लक्ष्मा देवी को दोस्तों नौकर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। और जब लक्ष्मा देवी उन आवाजों को सुनती है तो ये पक्का जान जाती है कि उसकी बेटी जो है वो नौकर के कमरे में है। तो यहाँ पे लक्ष्मा देवी दरवाजा खटखटाने लगती है। लेकिन उस दिन दोस्तों लक्ष्मा देवी की भी किस्मत खराब थी कि अर्चना ने अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया था। अब जैसे ही लक्ष्मा देवी दरवाजा खटखटाती है, थोड़ा सा दरवाजे पे दबाव डालती है तो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और जैसे ही दोस्तों दरवाजा खुलता है तो ये लक्ष्मा देवी जो है ये अपनी बेटी और नौकर को एक साथ रातें रंगीन करते हुए पकड़ लेती है। और अब दोस्तों पकड़ने के बाद मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे ही रचना देवी और जो वो लड़का कार्तिक था, जब इस उनकी नज़र इस बूढ़ी महिला पे पड़ती है तो उनकी होश उड़ जाते हैं। रचना देवी अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, अपने कपड़ों को ठीक करती है और तुरंत ही दोस्तों बेड से उठ करके खड़ी हो जाती है। वह लड़का कार्तिक जो था वो भी अपने आप को संभालता है, कपड़े पहन लेता है। लेकिन दोस्तों जो ये लक्ष्मा देवी जो थी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब दोस्तों वहां पे लक्ष्मा देवी जो थी वो अपनी बेटी के ऊपर चिल्लाने लगती है और अपनी बेटी से कहती है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारे पति के जाने के बाद तुम ये सब काम अपने घर में करती हो। लेकिन दोस्तों वहां पर जो ये लक्ष्मा देवी है, अर्चना देवी जो थी अपने माँ से उस समय कुछ भी नहीं बोलती है और अपने माँ के साइड से निकल के अपने कमरे में जा करके सो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो ये लक्ष्मा देवी जो थी यह नौकर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि तुमको शर्म नहीं आती है कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करने के लिए सोच रहे हो और उसी में छेद कर रहे हो। यहाँ पर दोस्तों जो ये लड़का कार्तिक था वह उस बूढ़ी औरत से कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरी गलती कोई भी नहीं है। जो भी गलती है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी की है और इसमें जो कुछ भी है तुम्हारी बेटी का ही कीड़ा धरा है। अब यहाँ पर जो ये लक्ष्मा देवी है वह उस समय नौकर से कुछ नहीं करती और जिसमें बेटी उसकी सो रही थी उसी कमरे में जा करके लेट जाती है। लक्ष्मा देवी अपनी बेटी से खूब पूछने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों जो ये अर्चना देवी थी जो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती है। समय ऐसे ही बीतने लगता है दोस्तों और जो ये लक्ष्मा देवी जो थी ये अपनी बेटी को कई बार इस नौकर कार्तिक के साथ रातें रंगीन करते हुए पकड़ लिया था दोनों को। लेकिन हर बार दोस्तों इसकी बेटी रचना देवी जो थी वह किसी न किसी तरीके से माँ से कुछ नहीं बोलती थी और निकल जाया करती थी। अब दोस्तों ये हर बार का हमेशा का हो चुका था। लक्ष्मा देवी के सामने दोस्तों जब ये कारनामे हर बार होने लगता है तो यहाँ पर जो ये लक्ष्मा देवी जो थी, अब आप सभी लोगों को पता है कि जब एक इंसान के सामने कई बार वह नज़ारा आएगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी गलत ख्याल और विचार बैठ जाता है। तो ये गलत ख्याल लक्ष्मा देवी के भी दिमाग में बैठ जाता है और ये सोचने लगती है कि यार ऐसे तो मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो क्यों ना मैं इस लड़के को अपने जाल में फंसा लेती हूँ। और मुझे पता है कि मेरी बेटी इस लड़के को पैसे दे के काम करवाती है, तो क्यों ना मैं भी पैसे का लालच देकर इससे वैसा वैसा काम करवाऊँ। लेकिन लक्ष्मा देवी नहीं जानती थी कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये लक्ष्मा देवी है
पूरी तरीके से अपने मन में विचार बैठा लेती है कि इस लड़के नौकर कार्तिक के साथ गलत काम करने के बारे में। तो अब दोस्तों होता क्या है, समय ऐसे ही बीतने लगता है, लेकिन लक्ष्मा देवी को मौका नहीं मिल पा रहा था नौकर के साथ ऐसा काम करने का। दोस्तों लगभग कई महीनों का समय ऐसे ही बीत जाता है और दोस्तों एक तारीख आ जाती है, जिस तारीख का नाम दोस्तों 30 जून 2026 का वह दिन था। दोस्तों 30 जून 2026 शाम करीबन 7 बजे का समय हो रहा होगा। जो ये रचना देवी थी और जो ये रचना देवी का पति था गंगाराम, ये दोनों ही गंगाराम के दोस्त के घर पे दोस्त के बेटे का बर्थडे था, जिसमें दोस्तों गंगाराम को पर्सनली इनवाइट किया गया था। तो वहां पे दोस्तों गंगाराम से ये भी बोला गया था कि तुम अपनी पत्नी को भी लेकर के आना। तो दोस्तों गंगाराम का वह दोस्त जो था वो काफी ज्यादा नजदीकी था। तो गंगाराम ने उस दिन अपनी दुकान को जल्दी बंद कर दिया और अपनी पत्नी रचना से कहता है कि इस तरीके से वहां पर मेरे दोस्त के बेटे का बर्थडे है, वहां पर हमें जाना होगा और हो सकता है कि हम लोग वहां से आना सुबह तक भी हो। दोस्तों यहाँ पर अर्चना देवी को इस बात का कोई भी एतराज नहीं था। रचना अपने पति के कहने पर तुरंत ही तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद अपने पति के साथ बर्थडे पार्टी में चली भी जाती है। और उस दिन दोस्तों इस बूढ़ी औरत को मिल जाता है एक बहुत ही बड़ा मौका, यानी कि जो ये लक्ष्मा देवी थी इसको मिल जाता है एक बहुत ही बड़ा मौका। और दोस्तों होता क्या है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रात्रि करीबन 8 बजे के आसपास ये बूढ़ी औरत और ये जो नौकर था कार्तिक, ये दोनों ही खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद कार्तिक का जो भी छोटा मोटा काम था वह सारे काम करके अपने कमरे में चला जाता है। और अपने कमरे में जाने के बाद दोस्तों ये बूढ़ी औरत जो थी ये भी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन लक्ष्मा देवी ने सोचा कि यार आज जो मेरे पास मौका है वो जिंदगी में दोबारा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आज मेरा बेटी और दामाद घर पे नहीं है। तो क्यों ना आज मैं अपने नौकर के कमरे में चलती हूँ और नौकर को पैसे का लालच दे करके फंसाती हूँ और नौकर से वो सब काम करवाती हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बूढ़ी औरत है ये अपने पास से लगभग 4,000 रुपये निकालती है और 4,000 रुपये निकाल करके दोस्तों सीधे चली जाती है अपने नौकर के कमरे में। नौकर के कमरे में जाने के बाद दोस्तों वहां पे दरवाजा खटखटाती है। अब दोस्तों जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है तो दरवाजा खटखटाने के बाद जो ये लड़का कार्तिक था दरवाजा खोल देता है। अब दोस्तों दरवाजा खोलने के बाद जैसे ही इस बूढ़ी औरत को सामने देखता है तो कहता है कि बताइए मालकिन की क्या बात हो गई, आखिर आप इतनी रात को मेरे कमरे के सामने क्यों आई है। तो यहाँ पर जो ये बूढ़ी औरत लक्ष्मा देवी है वह नौकर से कहने लगती है कि कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही आ गई थी, आज मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था। और अब इसके बाद दोस्तों जो ये बूढ़ी औरत है वो सीधे ही कार्तिक के कमरे के अंदर जा करके बैठ जाती है और नौकर से पूछने लगती है कि आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हो और आखिर तुम मेरी बेटी के साथ कितने दिनों से ये गलत काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो ये लड़का कार्तिक था दोस्तों, जो कुछ भी बात था, जितने दिन से काम कर रहा था, किस तरीके से रचना ने उसको अपने जाल में फंसाया था, वह सारी बात जो है वह इस बूढ़ी औरत को बता देता है। बूढ़ी औरत दोस्तों जब इस लड़के की सारी बातों को सुन लेती है तो आखिर में ये बूढ़ी औरत इस लड़के से कहने लगती है कि देखो दरअसल बात ये है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे पति का प्यार जो है वह कई वर्षों से नहीं मिला है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय गुजारूं, क्योंकि मैंने तुमको कई बार अपनी बेटी के साथ समय गुजारते देखा है, तो मेरा तुम्हारे साथ समय गुजारने का काफी ज्यादा मन है। अब दोस्तों यहाँ पे जो यह लड़का कार्तिक जो था शुरुआत में तो इस बूढ़ी औरत को मना कर देता है कि देखो आप मेरी माँ जैसी हो और आपके साथ मैं ये सब काम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों वो बूढ़ी औरत बहुत सियानी थी और वो कहती है कि तुम्हें इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा पैसे दूंगी। और बूढ़ी औरत अपने पास से लगभग 4,000 रुपये निकालती है और 4,000 रुपये निकालने के बाद जो ये बूढ़ी औरत है वह इस नौकर के आगे पटक देती है। दोस्तों जब कार्तिक 4,000 रुपये अपने सामने देखता है तो दोस्तों वह उस बूढ़ी औरत से कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए तैयार हूँ। और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि पैसा दे के तो अच्छे अच्छे तैयार हो जाते हैं। और अब उसके बाद वो लड़का पैसे को अपने जेब में रखता है और बूढ़ी औरत के साथ अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों बूढ़ी औरत को नहीं पता था कि ये नौकर मेरी हालत खराब कर देगा। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, लगभग इन दोनों के बीच में 3 से 4 घंटे का समय गुजरता है और यह दोनों जब तक अपने मन को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर लेते हैं तब तक गलत रिश्ते कायम करते रहते हैं। और इसी कारण दोस्तों ये 65 से 70 साल की बूढ़ी औरत की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि जिस हालत के कारण लक्ष्मण देवी दूसरे दिन जब वो उस अपने कमरे से बाहर निकलती है तो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती। तो दोस्तों इस तरीके से एक नौकर ने अपने मालकिन के घर में एक 65 से 70 साल की बुढ़िया के साथ ये सब किया।
हालांकि दोस्तों अगर मेरी राय बताऊं तो इसमें गलती दोस्तों बुढ़िया की थी, इस लड़की की गलती बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।